हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। कल हमने प्रिंसिपल्स के बारे में जाना कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर कैसा होता है, यानी किस टाइप के वो प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं। हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे, तो अब हम वही करने जा रहे हैं। आज हम हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी जो मैनेजमेंट है उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेनरी फ्योल का। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। उन्होंने जो सजेशन दिए हैं, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो मैनेजमेंट के में एप्लीकेबल भी हैं आज तक भी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेनरी फ्योल थे कौन, उन्होंने कैसे इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। देन उसके बाद हम आगे का डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, जो हेनरी फ्योल है, पहले थोड़ा सा उनके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं हम। जो हमारे हेनरी फ्योल हैं, उनका बर्थ हुआ था 1841 में। और ये जो हेनरी फ्योल थे, ये फ्रांस के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और ये फेमस क्यों थे? बेसिकली इन्होंने क्या किया था, 1860 में इन्होंने एक फ्रेंच कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ जूनियर मैनेजर, एज अ जूनियर इंजीनियर, सॉरी मैनेजर नहीं, एज अ जूनियर इंजीनियर इन्होंने 1860 में एक फ्रेंच कंपनी को ज्वाइन किया था। और सेम कंपनी में इनको 1888 में एज अ CEO अपॉइंट किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी एक बहुत ही छोटी पोस्ट, एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर ये 1860 में अपॉइंट हुए थे। लेकिन इनका जो हार्ड वर्क था, जो इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में फाइंडिंग की, उनके देखते हुए इन्होंने इतनी ग्रोथ की कि 1888 में सेम कंपनी में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए। जब इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, इस फ्रेंच कंपनी को, तब इस कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये बैंकक्रप्सी की तरफ जा रही थी, यानी ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जो वो पर्टिकुलर कंपनी है बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, कभी भी बंद हो सकती थी। और इन्होंने क्या किया, बहुत ही कम टाइम में इस कंपनी को ना सिर्फ बैंकक्रप्सी में जाने से नहीं रोका, बल्कि उसको एक प्रोस्पीरियस कंपनी में बदल दिया। यानी एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है, ऐसी कंपनी में इन्होंने इसको बदल दिया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी ड्यूरिंग दिस टाइम इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी लोगों के बारे में, और इन्होंने क्या किए, उन फाइंडिंग्स के बेस पर इन प्रिंसिपल को डेवलप किया। जब ये अपने प्रिंसिपल बना रहे थे, इन्होंने दो चीज़ें थी जिनके ऊपर फोकस किया। वो क्या? सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में वर्क करे। यानी देखो, ये प्रिंसिपल्स तो बना रहे थे, लेकिन हम किसी किसी बात की छोटी छोटी बातों को ढूंढ ढूंढ के लिखने लग जाएं, लंबी सी लिस्ट बना लें। इन्होंने कहा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, लिस्ट छोटी हो और ऐसी हो जो ऑलमोस्ट हर कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाए, यानी हर कंपनी को उनका फ़ायदा मिले। जब हर पे एप्लीकेबल होगा तभी उसका कुछ फ़ायदा है, तभी वो एक प्रिंसिपल कहलाने के लायक है। और दूसरा, जो ये प्रिंसिपल्स हों, जो भी ये सारे के सारे पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो, यानी जब भी ज़रूरत पड़े इनको चेंज किया जा सके, एज इट इज़ इनको यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, जिसको भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड करना पड़े, वो इजीली मोल्ड कर सके। इस तरीके से इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया था। इनके जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये इनकी एक बुक में लिखे हुए हैं सारे के सारे, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या क्या कहा हमने अभी तक? हेनरी फ्योल, जिनका बर्थ 1841 में हुआ था, एक फ्रांस के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। इन्होंने 1860 में एक फ्रेंच कंपनी को एज अ जूनियर मैनेजर ज्वाइन किया था, लेकिन अपने हार्ड वर्क की वजह से
उसी कंपनी में 1888 में इन्हें एज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट पोजीशन पर अपॉइंट किया गया। जब इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तब उस कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी, वो बैंक करप्ट होने वाली थी, और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने उस कंपनी को एक प्रॉस्पेरियस कंपनी में बदल दिया, यानी एक बहुत ही अच्छी कंपनी बना दिया। इन्होंने इस दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके थ्रू वो क्या पहुँचे, वेरियस फाइंडिंग्स पे पहुँचे। इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सेपरेट एक्टिविटी है और एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि यूनिवर्सल है। यानी इन्होंने ये दो बातें पता लगाई। एक तो मैनेजमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट बाकी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, बल्कि एक सेपरेट एक्टिविटी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। चलो वो अभी हम बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनकी एक फाइंडिंग तो थी, इन्होंने कहा मैनेजमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी है, और दूसरा इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज़रूरत है और दूसरी को नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, प्रॉफिट कमाती हो या फिर सोसाइटी के लिए काम करती हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों के तहत जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल्स लिखे, जिन्हें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल कहा जाता है। इनकी जो ये प्रिंसिपल हैं, ये डिसाइड करते हुए इन्होंने 2 चीज़ ध्यान रखी। एक तो लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सके, और दूसरा जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी ऐसे होने चाहिए जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग मोल्ड किए जा सके, चेंज किए जा सके। अब एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी 6 एक्टिविटी इन्होंने बताई कि होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक सेपरेट एक्टिविटी है। उसके बाद हम हमारे प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इन्होंने फर्स्ट फीचर्स बताई, फर्स्ट फीचर उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने 6 फीचर, जो इन्होंने बेसिकली 6 एक्टिविटीज़ बताई थी, वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट, टेक्निकल एक्टिविटीज़। सेकेंडली, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ होती हैं। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड 6थली, मैनेजीरियल एक्टिविटी होती है। यानी इन्होंने एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये कहा कि मैनेजीरियल एक्टिविटी किसी का भी पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक सेपरेट एक्टिविटी है। और जो दूसरी इन्होंने फीचर बताई, वो तो देखो अपने आप हमने कल भी डिस्कस कर ली थी कि यूनिवर्सल होने का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी टाइप की क्यों ना हो, हर को इसकी ज़रूरत है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। जब ये अपने 14 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस भी बताया था। इतने डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो एक लाइन में बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर कोज और इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप होती है और जो फंडामेंटली ट्रू होते हैं। और जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्होंने फंक्शंस बताए। यानी इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स। प्रिंसिपल्स यानी वो बेसिक ट्रूथ्स जो कोज और इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप बताते हैं, और एलिमेंट्स यानी जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनकी तरफ इन्होंने पॉइंट आउट किया कि कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो वर्क करते हैं, और साथ में प्रिंसिपल मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को बनाते हैं। आई होप इतना डिस्कशन सफिशेंट है, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की। जस्ट आप ये कह सकते हो ये एक हिस्ट्री है हेनरी फेयोल के बारे में। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं 14, उनके नेम फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इनकी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। इनके बारे में समझना जितना ज़रूरी है उतने ही इनके नेम भी लर्न करने ज़रूरी हैं। वैसे तो हम इनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे, आप साथ साथ समझते जाओगे, आपको अपने आप ही नाम सारे याद होते चले जाएंगे। बट स्टिल मैं एक बार ज़रूर कहूँगी आपको कि
डिस्कशन को भी स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इनके सारे नाम ज़रूर रिवाइज करना। फर्स्ट हमने कहा डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने में एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है, यानी एक मैनेजर्स को डिसीज़न लेने में उसकी हेल्प करती हैं, उसे हमेशा गाइड करती हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ वन। देन नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आई थिंक इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो थोड़े बहुत अपने नाम से भी समझ में आ रहे होंगे। वैसे तो इनको डिटेल में हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल है क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, अगर वो अप्लाई नहीं करती है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको नुकसान क्या होते हैं। बट जस्ट सेइंग कि कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे अभी देखो ये है फेयर रेमुनरेशन, ये अपने वर्ड्स अपने नाम से ही कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहा है ये कि ये किस बारे में होगा। तो एक बार कोशिश ज़रूर करना समझने से पहले गेस लगाने की, फिर देखना आपके गैस कितने ठीक होते हैं। इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, या जिसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी कह देते हैं, इसका अदर नेम है कि आप इसको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये नाम क्यों है आई विल एक्सप्लेन जब हम इस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। कितने हो चुके हैं? फर्स्ट डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेवन्थ फेयर रेम्यूनरेशन, एट्थ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद नाइन्थ है हमारा ऑर्डर। इस ऑर्डर से एक चीज़ और कहूँगी कि आप ये प्रिंसिपल्स के नाम भी ऑर्डर में याद करना, क्योंकि अगर हम रैंडमली याद करते हैं कहीं कहीं से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये है कि फिर हम भूल जाते हैं कई बार एक आध प्रिंसिपल का नाम और फिर हम उसे याद करने में दिक्कत आती है। बट अगर हमने सीरियल ऑर्डर में याद किए हैं तो वो सीरियल ऑर्डर में यूँ के यूँ याद रह जाते हैं, मिस नहीं होता। ऑर्डर, एट्थ, नाइन्थ इक्विटी, टेंथ stability in the tenure of person, in the tenure of personal। हमें थोड़ा स्पेस ही बनाना था ताकि हम साइड से निकाल सकें एरो। जब आप बनाएं एग्ज़ाम में इस टाइप के डायग्राम बनाना बहुत सही रहता है कि आप सारे नाम एक जगह पे लिखो, बट थोड़ा सा इसको वाइड कर लेना ताकि ये सारे के सारे आ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव, देन स्केलर चेन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिरिट डी क्रॉप्स। ये हैं हमारे 14 प्रिंसिपल जिनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। एक बार और नाम रिवाइज करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्केलर चेन एंड स्पिरिट डे कॉप्स। ये हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं
जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कहते हैं। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये हम जब यूजीसी नेट के पर्पज़ से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है, या प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आ जाता है कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का नहीं है या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि ये प्रिंसिपल्स कंप्लीट करने के बाद एक MCQs का सेशन भी रखें। वैसे तो अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको लंबे टाइम तक सारी चीज़ें याद रहती हैं, बट जस्ट एक कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है जब हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होने के बाद एक MCQ का सेशन भी रखेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। एक बार आप पहले सारे नाम को रिवाइज कीजिए और हेनरी फ्योल की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा रहता है। फिर कल हम एक दो प्रिंसिपल्स को उठा के सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको कोई भी क्वेरी होती है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Thank you very much.